नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हो रही है और बैठक में कई विभागों के अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट में फैसले लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से दुर्गम क्षेत्र के छात्रों को स्कूल आने जाने के निर्देश के बाद उसके बाद उनका किराया भत्ता देने और 2 विषयों पर अनुकरणीय छात्रों को पास कराने के लिए अवसर देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। साथ ही सरकारी भूमि से अवैध धर्म स्थानों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों को पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में अंत्योदय परिवार को राशन की दुकानों पर नमक और चीनी सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी आ सकता है। इसके अलावा नगर निगमों के सीएम प्रस्ताव का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। उसके बाद जानकारी के मुताबिक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने घर के सामर्थ्य निकेतन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे और इस दौरान हरिद्वार रोड पर जाम लगने के कारण उनका काफिला वाहन रुक गया था। उसके बाद मंत्री के मुताबिक इस दौरान एक युवक ने गाड़ी के पास आया और उनसे गाली गलौज करने लगा। जैसे ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नीचे उतरे तो युवक ने उन पर हमला कर दिया और किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने मंत्री पर हावी होना शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि युवक ने मंत्री पर नहीं बल्कि मंत्री ने युवक पर हमला किया, जो वीडियो में साफ देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि ये वीडियो अधूरा है। फिलहाल एक तरफ जहां विपक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो वहीं मामला संज्ञान में लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज मंत्री को तलब किया गया और डीजीपी को बिना किसी दबाव में निष्पक्ष जांच के आदेश उनके द्वारा दिए गए और इसके बाद आरोपी सुरेंद्र नेगी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वो चूंकि मेरे सुरक्षा कर्मी का वो जो अधिकार है वो करेंगे हम लोग, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ पुलिस से कि ऐसी गुंडागर्दी से कम एक मंत्री पे हाथ उठाया है, एक सिस्टम पे हाथ उठाया है, तो आप समझ सकते हैं ये तो मतलब ये उत्तराखंड के अंदर ऐसी घटनाएं आपने देखा हो कभी शायद आज से पहले नहीं हुई। मंत्री जी, आपकी सुरक्षा में चूक देखी जा चूक नहीं कह सकते इसे। ये तो अब आप देखिए इतना अंतर था मेरे गाड़ी में और उसकी गाड़ी में, और सीधा वो गाली दे रहा है, उसमें सुरक्षा क्या करेगी? और सीधा गाली दे रहा है, उसे जब रोका जा रहा है फिर वो गाली दे जा रहा है और हाथ उठा रहा है सीधा। इतनी जल्दी वो अलर्ट होता मेरा सुरक्षा कर्मी, उससे पहले तो हाथ उठा चुका था और हाथ उठाने के बाद मैंने दिखाया आपको सारा सामान। अब मेरी जेब में कोई पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी मैंने पहन रखा था एक दो चीजें छोड़ के सब गायब हो गई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी जो अपनी समस्या लेकर के गया है उसके ऊपर लात घुसे बरसा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पहली बार नहीं है, इससे पहले पत्रकारों के साथ भर्ती घोटाले के मामले में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उससे पहले कोविड काल में एक फरियादी के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अब ये तीसरी बार लगातार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में जो उनका आचरण है बहुत आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारत की कहीं भी किसी भी राज्य में जहां उनकी सरकार हो या दिल्ली में सरकार हो, जिस प्रकार से लगातार लोगों के साथ गाजर मूली बिल्कुल मामूली एक आम आदमी उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे गाजर मूली होगा, हमला कर रहे हैं लोगों पे, अत्याचार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद आज तक कोई एक्शन नहीं किया जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है। पूरे देश के अंदर इस समय वातावरण ऐसा है कि बीजेपी के लोग सत्ता के नशे में चूर हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे और क्योंकि इनको सीधा ऊपर से संरक्षण है, इनको मालूम है कुछ भी कर लो सैया भय कोतवाल तो डर खाएगा। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मनरेगा के बजट में कटौती पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने गरीबों और ग्रामीणों के हित पर कठोराघात बताया और मनरेगा योजना की मजबूत व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र ने वित्त साल 2023-24 के शुरू होते ही
98,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 रुपए करोड़ का बजट आवंटन किया है। 30,000 करोड़ की कटौती समझ नहीं आ रही है और यह योजना देश भर के लाखों परिवारों के लिए बेहद अहम है। उसमें 5.6 करोड़ परिवार लाभान्वित होते हैं। और वही आर्य ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक प्रमुख जरिया है, खासतौर पर भूमिहीन मजदूर और सीमांत लघु किसानों के लिए ये बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और इसके अलावा कटौती करना संकेत नहीं है। मनरेगा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और जिस तरह से केंद्र की सरकार द्वारा जो ग्रामीण विकास विभाग का प्रस्ताव था, मनरेगा में 96,000 करोड़ की प्रस्ताव भेजे गए थे। उसके सापेक्ष केंद्र सरकार द्वारा मात्र 60,000 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई। मनरेगा से पिछले दशकों में जो छोटे मझोले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवार, मजदूर भाई बहनों को रोजगार प्राप्त होता था और हजारों लाखों परिवार, करोड़ों परिवार अपना भरण पोषण। उत्तराखंड के सामाजिक, जनसंख्यिकी और सांस्कृतिक, आपको बता दें, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया गया। और वही लैंड जलाद के मुद्दे पर सीएम थामी ने सख्त नजर उनके द्वारा बनाए रखे हैं और वही सरकारी भूमि में अवैध धर्म स्थानों को हटाने के लिए मुहिम उनके द्वारा चलाई गई। और उसके बाद अब राज्य सरकार भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने के लिए निर्णय ले सकती है। पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कई क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं और उसके बाद असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उनके द्वारा पहले भी बाहर आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों को सत्यापन करने का निर्देश उनके द्वारा दिया गया। सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड राज्य की जो आब हवा है, जो ये देवभूमि है, इसकी छवि को हम किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे और जो लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल में है। इसलिए ये कानून लाया जा रहा है कि जो भी जिसकी आपराधिक छवि होगी, ऐसे लोग उत्तराखंड राज्य में भूमि नहीं खरीद पाएंगे, कोई ऐसी गतिविधि का संचालित नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय है और संभावना है कि कैबिनेट में भी ये विषय आ सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है और वहीं उत्तराखंड में भी G20 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। और यह सम्मेलन के अंतर्गत G20 देशों के युवाओं को वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए बूथ G20 सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। और वहीं बूथ G20 सम्मेलन के लिए 20 समिट G20 का पार्ट है और एम्स ऋषिकेश में आयोजित हो रहे इस मंच के माध्यम से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ, बाइकिंग और स्पोर्ट्स के लिए प्रति उनके द्वारा सजग करने के लिए आपसी विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। और इस समिट में उत्तराखंड राज्य समेत देश भर के कई राज्यों को युवा प्रतिभागी शामिल इसमें होंगे। क्योंकि आपको मालूम ही है कि G20 भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ 20 नेशंस है जो कि मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं और इस समय हमारे देश में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे हम दिखा सकें कि भारत G20 में कितना अहम रोल अदा कर रहा है। तो इसमें एक्चुअली एक पार्ट है इसका जो यूथ 20 है।
which is Y20, which is meant for जो हमारे युवागण हैं, उनके क्या उसमें साझेदारी रहेगी और उनकी देश की, विदेश की और पूरे विश्व की पॉलिसीज़ में उनका क्या रोल रहेगा, हमारे भारत के युवाओं का क्या रोल रहेगा, उसके बारे में जो सेशंस हो रहे हैं उनमें से एम्स ऋषिकेश को चुना गया है कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव इससे संबंधित करें, जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 4 और 5 मई को। और मुझे आप सबको मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है कि आप उसमें आइए। और जो भी हमारे बाहर हमारी बहुत से कंट्रीज़ से आ रहे हैं, जैसे यूएस से आ रहे हैं, हार्वर्ड से, बॉस्टन से हैं, यूके से हैं, मैनचेस्टर से, फिर हमारे जापान से आ रहे हैं। एक मतलब उन्होंने ऑटोमेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे वो करते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, वो आ रहे हैं। प्लस सिंगापुर से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रही हैं, जो हमें हमारे जैसे युवाओं में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, उनके बारे में भी हमें बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आके वर्कशॉप्स कराएंगे। केदारनाथ में भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वे भी दर्शन कर लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे और उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। वहीं डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू की जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया कि अपनी यात्रा संभाल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल है। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधान। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ 4 धाम यात्रा के लिए आपको बता दें चारों धामों में मौसम खराब चल रहा है। और वही मौसम विभाग के अनुसार विक्रम सिंह ने बताया कि 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई और वही मैदानी इलाके में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक उत्तरकाशी, प्रयागराज और रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों के माध्यम से बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने से सड़कें अवरुद्ध होने का अनुमान भी जताया गया, जबकि मैदानी इलाके में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। जाना है, वहाँ ठहरना काफ़ी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा जो है 2-3 दिन थोड़ा अपनी यात्रा को पोस्टपोन करते हुए फिर आगे बढ़े, या फिर ये हो सकता है कि ठीक है जहाँ पर आप सेफ जगह पे हैं वहाँ रुकें 1-2 दिन फिर आगे बढ़ें जो है। तो 3 तारीख तक मैं कहूँगा, 4 तारीख तक भी बल्कि जो है तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो है ही है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, 4 धाम लोकेशन है
तो उसमें आज शाम रात आप देखेंगे जो बर्फ़बारी है वो बढ़ेगी। अब जब तब तापमान कम होंगे तो बर्फ़बारी की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। तो मॉडरेट स्नोफॉल एक्टिविटी जो हमारे 3000 या 3500 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर वो मिलने वाली है। उसकी वजह से उन एरियाज में जो तापमान है वो काफ़ी कम रहेंगे, सब जीरो टेम्परेचर्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाना रुकना काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है। तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा जो है एहतियात बरतें और कोशिश करें कि अभी 1-2 दिन रुकें, उसके बाद ही वहाँ पर जो है 2-3 दिन बाद जो है वहाँ जाने के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरह का ये मौसम रहने वाला है अभी 3 से 4 दिन। 4 तारीख के बाद एक्टिविटी काफ़ी कम होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही फिर रास्ते खोलते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे तैयारियों में सब लगी है, तो उनसे फिर सलाह या उनके निर्देशानुसार फिर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये मैं अभी कहना। मंगलोर क्षेत्र में बेमौसमी बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दे दिया है। बारिश से अब गन्ने की बुआई में देरी होगी और किसानों के मुताबिक उनके पहले ही गन्ने के लिए खेतों में बुआई कर दी गई थी, लेकिन अब खेतों में पानी भर गया है। उन्होंने बताया कि ये पानी किसानों के हित में नहीं है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान गन्ने की खेती करते हैं। नुकसान है भाई, बेतु क्या नुकसान है। बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी। गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो गेहूं रह रहे, और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है। गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी, और भाई गन्ना जो कटने वगैरह रह रहा है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को, तो इसका तो वो सब ऐसा तो है नहीं कि भाई नुकसान नहीं है। भाई जो भी गलत है, जो अच्छा नहीं है। भाई आजकल खरसां में तो गर्मी चाह रही, सर्दी थोड़ा ही चाह रही। तो सर्दी तो अच्छी चीज़ नहीं है। खरसां में तो मान लो साफ मौसम चाह रहा है। बाल तो गन्ने खुदाई का भी उसमें भी कुबाड़ झिल पैदा हो जाएगा, और भाई कुबाड़ हो जाएगा, उसमें भी और काश्तकार को नुकसान होगा। मजदूर लगा होगा वो मिलता नहीं, तो बड़ी बड़ी परेशानी हो काश्तकार को। या कम से कम 20 दिन पीछे जा ली बुआई, और भाई कटाई या जो कठरिया जो गन्ना वो भी 10 दिन पीछे जा लिया, क्योंकि भाई। उत्तराखंड में पौड़ी में हर वक्त विवादों में रहने वाले जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदौड़ी अब जिला अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया और कॉलेज में छापेमारी की गई। दरअसल हाल ही में इस कॉलेज में 2 छात्रों का आपस में भिड़ गया था। उसके बाद से पीएससी के जवानों को भी शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कॉलेज में तैनात किया गया था, लेकिन कॉलेज छात्र पीएससी जवानों के साथ भी उलझने लगे। ऐसे में अब जिलाधिकारी आशीष चौहान ने स्वयं जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की चेकिंग की और साथ ही कॉलेज कैंटीन में छापेमारी की। गुरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हम लोगों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो कमियां पाई गई उन्हें तत्काल सुधारे जाने के लिए हम लोगों की तरफ से मेरी तरफ से निर्देशित किया गया है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसमें उनके हॉस्टल में स्पेशली काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, और जो खामियां मिली हैं उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिए जाने हैं उसके लिए भी मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए। साथ ही सीडीओ के स्तर पर मासिक रूप से उसे चेक किए, मासिक रूप से उनकी समीक्षा किए जाने और एसडीएम स्तर से निरीक्षण किए जाने हेतु भी हम लोग एक मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि वहाँ पे डिसिप्लिन और। उत्तराखंड के डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय आह्वान पर बीती 1 मई से आगामी 6 मई तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया, और इसी के तहत काशीपुर चिकित्सालय में अभी फार्मासिस्ट डिप्लोमा फार्मासिस्ट 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार होगा, और इस दौरान दवा काउंटर पर मरीजों के तीमारदारों की खासी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट 1 मई से आगामी 6 मई तक के लिए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने के लिए चलेगा। उसके पश्चात सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कार्य बहिष्कार जारी रहा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से हमारा पूरा हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार पे हैं। इससे पहले हमने 1 हफ्ते काला फीता बांध कर विरोध दर्ज कराया था। हमारी 16 प्रमुख मांगें हैं। इसमें इन मांगों के संबंध में हमारी शासन स्तर पे और मंत्री स्तर पे और निदेशालय स्तर पर सहमति बन चुकी है। 2 बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इन पर कोई आदेश शासनादेश जारी नहीं हुआ है।
और कोई ऐसी मांगे हमारी नहीं है, नाजायज़ नहीं है और वित्त से संबंधित भी नहीं है जिसमें कोई शासन सरकार को वित्तीय भार पड़े। साधारण सी मांगे हैं। हमारा पदनाम परिवर्तन करना है। हमारे 66 पद जो हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन जो है इन्होंने स्थगित रखे गए हैं। इमरजेंसी ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी आदि कई अन्य कार्यों के लिए आपदा से संबंधित हो रहा, तो उनको स्थगित उनको बहाल करना है और जिस पे 3 बार सहमति बन चुकी है लेकिन नहीं किया जा रहा है। फार्मेसी काउंसिल का गठन है और आईपीएचएस, मुख्य बात यह है कि आईपीएचएस मानक लागू होने पे सब जगह बड़े चिकित्सालयों में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अतिरिक्त खड़े डिस्चार्ज कर दिया था बहू को हमारी, तो वो यहाँ खड़े खड़े कितनी देर हो गई। देखो अभी कितने खड़े हैं यहाँ पर? कितने सारे खड़े, देखो लाइन कितनी है। किस चीज के लिए खड़े हैं? क्या है ये? दवाई लेनी है। कोई है यहाँ पर दवा काउंटर पर? कोई है ही नहीं। क्या बता रहे हैं? अब है ही नहीं। 2 अच्छा, क्या करना आए हैं? दवाई लेना है। क्या बता रहे हैं? कोई है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं है। क्या बता रहे हैं? 2 घंटे के बाद, 10 बजे के बाद। उत्तराखंड के काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर भाजपुर रोड स्थित कैफे और स्पा सेंटर में छापेमारी की और कार्रवाई ट्रैफिकिंग टीम के इंचार्ज बसंती आर्य और सीओ वंदना वर्मा के नेतृत्व में की गई। और इस दौरान काशीपुर सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि काफी समय से कुछ होटलें, कैफे और स्पा सेंटर पर अवैध तरीके से कार्य हो रहे थे, जिसकी काफी समय से शिकायतें मिल रही थी और इसकी गोपनीय तरीके से जांच भी की गई थी। उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, लगातार काफ़ी समय से ये काशीपुर क्षेत्र में कुछ होटलों में और इसमें अवैध स्पा सेंटरों पे कुछ अवैध कार्य होने की हमारे पास शिकायतें आ रही थी, जिसको हमने गोपनीय तरीके से वेरीफाई भी कराया था। उसके बाद आज है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के साथ इसमें काशीपुर पुलिस ने जॉइंट रूप से एक छापा मारा है और यहाँ पर 2-3 जगहों पे होटलों पर और यहाँ एक मॉल में यहाँ पर टॉप फ्लोर पर जो स्पा सेंटर हैं उनके और कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग की, परंतु टीम के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर कुछ संचालक इसे बंद करके भाग गए। तो उसके बाद उनको काफ़ी हमने फ़ोन से भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करी और साथ ही साथ हमने उनको अनाउंसमेंट्स भी करवाई और दूसरे तरीके से मैसेजेस भी करवाए, परंतु काफ़ी समय तक वेट करने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया। तो इसमें फ़िलहाल हम एक नोटिस इसमें यहाँ पर चस्पा कर रहे हैं और नोटिस में जो भी नियम और SOP का पालन करने के लिए जो उनको बताया जा रहा है उसका वो लोग पालन करेंगे और अपने जो भी वैध डॉक्यूमेंट्स है वो सब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम में या थाना कोतवाली में जाकर अपना वेरिफिकेशन भी कराएंगे और इसके बाद भी इसमें रैंडम रूप से चेकिंग की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में ये जो कैफ़े हैं या स्पा सेंटर्स हैं इनके जो ट्रांसपेरेंट डोर्स हैं इसको ये लोग कवर नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें जो भी गतिविधियां होती हैं वो CCTV कैमरे के दायरे में रहेंगी। इन्हीं सब नियम कानून और शर्तों के आधार पर लोग काम करेंगे। अगर इसमें कोई कोताही बरती जाती है या इसका कोई उल्लंघन होता है तो इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। क्या कार्रवाई आगे भी जारी है? बिल्कुल, कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि आज ये लोग यहाँ से चले गए। लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता मिली है और वहीं आपको बता दें कि नगर से लगे पाताल देवी स्थित औद्योगिक संस्थान के गोदाम पर आबकारी विभाग ने 16 लाख रुपए में अवैध शराब उनके द्वारा बरामद की गई। 16 लाख रुपए की अवैध शराब उनके द्वारा बरामद की गई। उधर मौके पर पकड़े गए शराब माफिया की पुष्टि नहीं हो पाई। आपको बता दें कि विभाग ने अवैध शराब की 272 पेटियां जो है बरामद की। धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी युवक को प्रेमनगर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचाया। मामले का खुलासा SP सिटी सरिता डोभाल ने किया। में थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है जिसने जिसकी किसी विभाग में नौकरी लगाई थी उनके वेतन से जो PF का पैसा है वो PF के अकाउंट में ना जमा करके गबन कर दिया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो ये एक्यूज है ऋतुराज इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। ये लगातार तब से
जो है हमारी अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। प्रेमनगर की टीम द्वारा जो है अथक प्रयास करते हुए इसको जो है अरेस्टिंग की गई है, दिल्ली से इसकी अरेस्टिंग की गई है और एक्यूज पर लगभग 25,000 का इनाम था। तो ये उत्तराखंड के रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के महावीर एवेन्यू कॉलोनी में 30 अप्रैल की सुबह से एक घर के बाहर खड़ी स्कूटी को एक चोर की ओर से चोरी कर लिया गया था और वही स्कूटी की चोरी करता हुआ चोर पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इसमें चोर स्कूटी चोरी कर लेते हुए साफ दिखाई दे रहा है और वही स्कूटी के स्वामी नरेश सचदेवा की ओर से 1 मई की रात में पुलिस को तहरीर देकर आरोपी चोर पर कार्रवाई की मांग की गई थी और इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली कस्बे के अंतर्गत एक व्यक्ति की ओर से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष सतपुली लाखन सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक सतपुली कस्बे में दोधार खाल तिहार में समीप उनके रहने वाले 41 वर्षीय माल सिंह पवार ने गौशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक के भाई की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद कोटद्वार भेज दिया गया। उधर शख्स के निधन पर परिजनों ने शोक का माहौल उनके द्वारा है और वहीं इस माहौल में एसडीएम संदीप कुमार का कहना है कि जांच के बाद ही मौत की असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।